खैर, हम जो अगला अगला टॉपिक उठा रहे हैं वो है पुष्प में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? पौधों में भी नर और मादा जो है वो भाग अलग अलग होते हैं। शायद छोटी क्लास में आपने देखा भी होगा, नाम सुना भी होगा, स्त्री केसर, पुंकेसर वगैरह। यहाँ पर अपन जो है वो एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं समझने की कि पुष्प में जो है वो कैसे लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन हो रहा है, वहां पर भी जो है वो अंग पाए जा रहे हैं पर्टिकुलरली। तो इसमें जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे पौधों में। तो यहाँ पर एक पौधा ले रहा है, गुड़हल का पौधा ही नॉर्मली लिया जाता है इसको समझाने के लिए। इसमें जो है एक ही पौधे में नर और मादा भाग होते हैं अलग अलग। नर भाग को जो है वो पुंकेसर बोलते हैं और मादा भाग को जो है स्त्रीकेसर बोलते हैं। कैसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जो है एक फूल जो है वो फल बनता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फ्लावर है। यहाँ इस फूल को देखेंगे यदि, इसको पुंकेसर बोलते हैं। इसको अगर अंदर से देखेंगे, अपन कोशिश करेंगे गुड़हल के पौधे को माइक्रोस्कोप से देखने की कि वो कैसा दिखाई देता है। पुंकेसर जो है वो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, एक ही पुष्प के अंदर रहता है। और इसको जो है स्त्री केसर बोलते हैं। इस प्रकार का पार्ट रहता है। एनिमेशन में अभी वीडियो भी देख भी लेंगे रियल में कैसा दिखता है। अच्छा, कुछ पौधों में एक ही पौधे में जो है वो दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी फीमेल भी। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, बीच में जो है वो स्त्री के साथ दिख रहा है, आजू बाजू पुंग के साथ दिख रहा है। दोनों पार्ट एक ही में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। कुछ में जो है एक ही भाग होता है, या तो पुंग केसर ही होगा या स्त्री केसर ही होगा। तो जिसमें दोनों भाग होते हैं उसे उभयलिंगी पौधे बोलते हैं। और जिनमें एक भाग रहता है उसको एक लिंगी पौधे बोलते हैं। अभी चैप्टर में पढ़ते समय मैं उदाहरण भी बता दूंगा आपको। द्विलिंगी पौधे भी हैं। द्विलिंगी बायलिंगल चाइना रोज और पी में जो है वो द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी सेम है। यहाँ पर जो देखो, फीमेल पार्ट ये है, मेल पार्ट ये है, दोनों अलग अलग हैं। तो इनको जो है वो एक लिंगी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। भुट्टे का उदाहरण लिया उन्होंने, मक्का का। कॉर्न और कुकुम्बर का उदाहरण लिया हुआ है। कॉर्न मतलब भुट्टे में मेल पार्ट अलग होता है, शायद आपने भुट्टा लगते हुए देखा होगा तो ये दिखेगा। फीमेल पार्ट अलग होता है। कुकुम्बर में जो है मेल पार्ट अलग रहता है, फीमेल कुकुम्बर मतलब ककड़ी, दोनों में अलग अलग रहता है। आप उनके सर इस तरीके से के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। पुंकेसर में जो है दो मेन भाग होते हैं। एक तो होता है, यहाँ देखो, पुंकेसर में जो है वो दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु, इसी चीज को इंग्लिश में बोल रहे हैं वो, परागकोश और तंतु, एंथर और फिलामेंट। परागकोश और तंतु। परागकोश में पाए जाते हैं पराग कण। एक तरह से वो जो है वो पॉलन ग्रेन, पराग कण बोलते हैं। और यही मेल गैमेट्स हैं, मेल पार्ट है, और यही जिम्मेदार हैं इस पौधे में जनन के लिए। जीवित कोशिकाएं यहीं पर है, अर्धसूत्रीय विभाजन जहाँ तक इसी में हो रहा होगा। और स्त्री केशर जो है वो तीन पार्ट का बना रहता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र ऊपर वाला पोर्शन रहता है, वर्तिका बीच नली वाला पोर्शन रहता है, और नीचे जो है वो अंडाशय रहता है जिसमें अंडे पाए जाते हैं। अंडे पाए जाते हैं। अच्छा, ये गैमेट, गैमेट को बोलते हैं युग्मज। अभी आपने जस्ट पढ़ा था ना, तो जो यहाँ पर दोनों युग्मज की जरूरत है लैंगिक जनन में। नर युग्मज की भी जरूरत है, मादा युग्मज की भी जरूरत है। जो मेल पार्ट होता है, एंथर जिसको बोलते हैं, वहां पर जो है पराग कण पाए जाते हैं। वो पराग कण ही यहाँ पर नर युग्मज का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो फीमेल में ओवरी रहती है, अंडाशय रहता है, और वहां पर जो है वो मादा युग्मज का काम कर रहे हैं। तो दोनों की जरूरत है नए जीव के निर्माण के लिए, नर युग्मज की भी मादा युग्मज की भी, जिसके कारण से नया जो है वो जीव बनेगा, जाहिर सी बात है। तो वही बोल रहे हैं वो, दोनों या नर युग्मक और मादा युग्मक को दोनों को मिलना पड़ेगा, तभी जायगोट बनेगा और उसी से नया जीव बनेगा, है ना। तो क्या होता है, पॉलीग्रेन मतलब पराग कण।
देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये इन्होंने पुंकेसर में परागकण पाए जा रहे हैं, यहाँ पर परागकण है, इस परागकण को यहाँ तक पहुंचाना है, अंडाशय तक। बताते हैं, देखो कैसे आएंगे, देखना इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पर कण है, परागकण यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पहुंचाना है इसको। तो यहाँ पर जो है ये वर्तिकाग्र होता है, एक चौड़ा सा हिस्सा होता है, खुला हुआ हिस्सा रहता है। ये कण कैसे भी यहाँ पहुंचाए जाते हैं, यहाँ से बोलते हैं ये एक नली जैसी रहती है, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं। वर्तिका से होता हुआ वो कण कहाँ आ जाता है, ओवरी तक आ जाता है, अंडाशय तक आ जाता है। तो यहाँ पर आप खुद सोचो कैसे आ जाएगा, ये कण यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तरीके से आएगा ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं परागण। याद रखिएगा, परागण बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में आती है, बहुत बार पूछा जा चुका है, परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार बताइए, है ना। तो जो जिन जिन पौधों में लैंगिक जनन होता है उनमें नर युग्मक को मादा युग्मक में पहुंचाने के लिए, से मिलाने के लिए जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण। अब ये परागण जो है वो अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जैसे कई बार हवा के द्वारा जो है यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, हवा से ही जो है वो गिर जाता है इसके अंदर, जिसके कारण से परागण हो जाता है। कई बार कीट इसको करते हैं, कई बार भंवरे जो है इसको उठाकर जो है इसमें गिराने का काम करते हैं। वो जानते नहीं है कि वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, रस निकालने की या फिर भोजन प्राप्त करने की। उसके दौरान ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, कई बार पानी के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। बारिश हुई, बारिश के कारण से ये जो है वो कई पौधों में, यहाँ पर तो ये नली जैसी है, इसमें गिरना चाहिए, कई पौधों में ये यहाँ पर डायरेक्ट ही जो है कनेक्शन रहता है उनका, जो वर्तिकाग्र से गिरते हैं और यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो परागण किसको बोलते हैं, पहले तो वो समझो। परागण जो है पराग कोश से पराग कणों को स्त्री केशर तक पहुंचाने के लिए या अंडाशय तक पहुंचाने के लिए पहुंचाना है, जो है वो परागण कहलाता है। पराग कोश से पराग कणों को इस वर्तिकाग्र तक पहुंचाने को हम परागण कहते हैं। ये परागण अलग अलग तरह से हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है ना। तो स्वपरागण और पर परागण दो शब्द होते हैं इसमें प्रकार, मैंने ये तो तुमको मीडियम बता दिया किस प्रकार से होता है। ही मैंने जो बताया ये पर परागण का उदाहरण था। स्वपरागण में जो है वो एक पौधे के जो कण होते हैं, परागकण होते हैं, वो एक ही पौधे के अंदर चले जाते हैं, उसको स्वपरागण बोलते हैं। पर परागण मतलब कि दूसरा पौधे से तीसरे पौधे पर कण आना, मतलब दूसरा अलग पौधा है, उस पौधे फूल से इस फूल पर कण आना, उसको बोलते हैं पर परागण। तो दो प्रकार के परागण होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ये क्वेश्चन बनता है, परागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो पर परागण के उदाहरण है उसमें लिखना है आपको, पर परागण किसके द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीट के द्वारा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक, यहाँ पर जो है वो एनिमेशन के माध्यम से दिखा रहे, देखो ये गए हवा में उड़ रहे हैं, कुछ कीट, वो कुछ परागकण हवा में उड़ गए, कुछ इतने सारों में से एक जो है वो इसमें आ गया। तो जब एक ही फूल के परागकण उसी में जाते हैं तो हम उसको स्वपरागण बोलते हैं, और जब एक फूल से दूसरे में जाते हैं उसको हम पर परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है। ये देखो, स्टेमन से ये निकला, मतलब पराग कोश से परागकण निकला, और वर्तिकाग्र पराग, वही चीज बोल रहे हैं कि एक ही फूल के गिरेंगे तो उसको सेल्फ बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, अलग अलग फूल के जाएंगे तो उसको पर परागण बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से मेल गेमन आता है, उसमें आता है, और यहाँ पर अंडाशय में जो है वो मिल जाता है। जैसे ही आते हैं यहाँ पर वो अंडाशय से वो मिल जाता है और जायगोट बनता है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिल गया और जायगोट बन गया। लैंगिक जनन में केवल एक ही चीज होना है, कहीं भी पौधा हो, इंसान हो, जानवर हो, कहीं पर भी नर युग्मक को मादा युग्मक से मिलना है।
नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा, कोशिकाएं हैं, एक तरह से आप सोच सकते हो गुणसूत्र हैं, ये बोल सकते हो, वो गुणसूत्र है। वो गुणसूत्र आपस में मिलते हैं और युग्मज का निर्माण करते हैं। युग्मज मतलब नई कोशिका का निर्माण करते हैं। वो कोशिका डिवाइड होती जाती है, जिसमें डीएनए होता है, वो डीएनए की कॉपी बनती जाती है, और उसके बाद जो है उन जीव का निर्माण हो जाता है। सोचो एक कोशिका से हम बने हुए हैं, कितने छोटे होंगे, दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, उतने छोटे होंगे। दो कोशिका आपस में मिल ली, फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है वो छोटे से बड़े होते गए। इतने से आप कितने बड़े हो गए हो, कितने छोटे से चीज से आप कितने बड़े हो गए। थोड़ा सा सोचोगे ना तो अजीब लगेगा कि यार हम एक कोशिका थे जो दिख नहीं रही है। अभी आप देखोगे अगर पौधे पर, तो वो कोशिका दिखाई नहीं देगी आपको, चींटी से भी छोटी। उस कोशिका से आप इतने बड़े जीव में कन्वर्ट होना, कितना प्रकृति का अच्छा खासा उदाहरण है ना। ऐसे पौधों की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर जो है वो युग्मज का निर्माण हो रहा है, जायगोट का निर्माण हो रहा है। यहाँ एक बढ़िया चीज पता चलती है। अंडा जो है वो परिपक्व हुआ, देखना क्या हुआ, वर्तिकाग्र से जो पराग कण थे वो वर्तिकाग्र पर गिरे, जो स्त्री केशर का भाग है। पहले तो नाम ही याद हो जाना चाहिए। पुंकेसर के दो भाग है, पराग कोश और तंतु, है ना। और पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। स्त्री केसर के कौन से भाग है, तीन पार्ट है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो नली वाला पार्ट रहता है उसको वर्तिका बोलते हैं, और नीचे पाया जाता है अंडाशय। तो ये पराग कोश से पराग कण पहले वर्तिका पर गिरते हैं, वर्तिका से नीचे जाते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं, अंडाशय में नर युग्मज मादा युग्मज से मिल जाता है, जायगोट बनता है, जायगोट का निर्माण होता है, वो जायगोट परिपक्व होता है। बोल रहे हैं जैसे ही वो जायगोट परिपक्व होता जाता है, नई कोशिकाएं बनती जा रही होती है, तो फूल की पत्तियां जो हैं, जो फूल की पत्तियां होती है वो झड़ना शुरू कर देती है। ध्यान से देखिएगा, पत्तियां झड़ना शुरू कर देती हैं, पुंकेसर स्त्री के शर खत्म हो जाता है, और फिर बनता है फ्रूट, फल। वो फल, पत्तियां वगैरह जो है वो गिर जाती है। वो फल जो है वो नई कोशिका के साथ जन्मा हुआ एक तरह से बीज है वो। उस फल में क्या है, बीज है। उस बीज को जैसे ही बोएंगे हम, उसके बाद फिर से नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो वो फूल ने बड़ी मेहनत करके, इसी के साथ पुंकेसर ने इसी मेहनत करके जो है वो फल का निर्माण किया है। और वो फल जो है वो जैसे ही बड़ा हुआ है, इस तरीके से पुंकेसर सब जो है वो बढ़ता है। इसी चीज का उदाहरण आप लोगों में से कितने लोगों ने अमरूद का पेड़ देखा है, अमरूद का पेड़ देखा है। हाँ अमरूद भैया के देखा पेड़ पे है। पहले फूल लगते हैं, और वही फूल जो है, जिसने देखा है वही समझ पाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। वही फूल धीरे धीरे जो है वो अमरूद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो जाम खा रहे हो आप, वो फूल ने इस तरीके से उनके सर ने काम करके जो है उसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में कोशिका मिलकर आप जो है उसका दोनों का जीव खा रहे हो, उसका जो है उसकी संतान खा रहे हो, फूल की, है ना। तो वो बीज उसमें होते हैं, और वही बीज जो है फिर जिम्मेदार होते हैं नई कोशिकाओं के विभाजन के लिए, और वो जो है नया पौधा तैयार कर देते हैं। तो फूल से जो है वो फल बन रहे होते हैं। फूल में क्या हुआ है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिला है, जिसके कारण से फल का निर्माण हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वापस आते हैं यहाँ पर, गुड़हल का पौधा दिया हुआ है। इस पर लेख लिखने को आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, 4 या 5 नंबर में जितने मार्क में आएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है। पहले 5 या 5 नंबर में आया हुआ है डायग्राम बनाने को, कि पुष्प की पुष्प में लैंग्वेज किस प्रकार से होता है, डायग्राम को सही समझाइए। तो डायग्राम में कुछ भी नहीं है, आपको पत्ते बनाना चाहिए, जिनको दल या पंखुड़ी बोलते हैं। मेन चीज है आपको पुंकेसर दिखाना है और स्त्रीकेसर दिखाना है। बहुत अच्छा होगा इस फूल को बनाकर आप इन दोनों को अलग करके दिखा दें, जैसे एनिमेशन में दिखाया था। पुंकेसर को बनाते हुए आप ऐसा बनाएं, उसको नीचे नली वाला ऐसा दिखाएं, और यहाँ पर जो है वो ऐसा गोला बनाएं, और उसमें जो है वो डॉट 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 दिखाएं। उसको बाकायदा बताएं कि ये तंतु है, ये पराग कोश है, जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पराग कण पाए जा रहे हैं। और स्त्री केसर का भाग जो है वो भी बनाए, एक गमले जैसा होगा, ऊपर बड़ा सा खुला हुआ हिस्सा होगा, नीचे नली होगी, और नीचे नली जाकर जो है वो फैल गई होगी।
यहाँ पर जो है वो अंडाशय होंगे इसके, तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। 3 हिस्से होते हैं, ये कहलाता है वर्तिकाग्र, ये कहलाती है वर्तिका, और नीचे वाला कहलाता है अंडाशय। बहुत अच्छा होगा अगर केवल डायग्राम बनाने के लिए आए आपको, तो इस फूल के साथ साथ इस चीज को जो है आप जूम करके नाम दिखाएं, और इसमें जो है वो बाह्यदल का नाम दिखा दें, पंखुड़ी अंकुड़ी का नाम दिखा दें, है ना। अंकुड़ी भी होती हैं इसमें, इसमें नहीं दिखाई गई हैं। तो इस चीज को दिखा दे। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने इसी डायग्राम में बना दिया है, केवल ये डायग्राम बनाएंगे तो भी काफी है। स्त्री केसर के 3 भाग बता दिए गए हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, परागकोश और तंतु। केवल बनाने के लिए आता है। अच्छा, वो कैसी प्रोसेस रही है वो भी आपको सिंपल होना चाहिए। जब एक पुष्प में पुंकेसर स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, उसे एक लिंगी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। उन्होंने कौन सा उदाहरण बताया वीडियो में एक लिंगी पौधे के लिए? भुट्टा। भुट्टा मतलब मक्का। और क्या बताया था? कुकुम्बर, ककड़ी। ये दोनों जो है वो एक लिंगी पौधे के उदाहरण है। एक लिंगी, और यहाँ पर बुक में लिखा हुआ पपीता और तरबूज। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे उभयलिंगी बोलते हैं या बायसेक्सुअल बोलते हैं। दोनों उपस्थित हैं उनको जो है वो हम उभयलिंगी पौधे बोलते हैं। और उदाहरण क्या है? गुड़हल और सरसों। उन्होंने कौन से बताए थे उदाहरण स्टार्टिंग में? समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं अपन? कि ज्यादा हो रहा है? आंसर दो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं? भैया आ रहा है। चलो, एक का तो कम से कम बोला किसी ने। जीत, ऋषि, जय, खुशी, अंशिक, अंजलि। काम करने में लगे हो क्या? भैया आ रहा भैया है। थोड़ा थोड़ा आ रहा आ है। रहा है भैया। ठीक। आ रहा है भैया। चलो, पूजा नहीं बोला, कशिश आई पूजा? नहीं भैया। चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे पौधे हैं जिसमें दोनों लिंग होते हैं वो उसको उभयलिंगी बोलते हैं, जिनमें एक लिंग होता है केवल एक लिंगी बोलते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागण बनाते हैं। अब देखना, इस चीज को आप पढ़ोगे तो वही चीज मिलेगी जो अभी तक आपने सीखा है ना। क्या होता है मादा, इसमें जो है वो पुंकेसर पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। उन पराग कणों को जो है वो इस वर्तिकाग्र पर गिराया जाता है। वर्तिकाग्र से वो नीचे जाते हैं, अंडाशय में जाते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है और जायगोट बनाता है। उसके कारण से जो है वो कन्वर्ट होता है फल में। यही चीज पढ़ने को मिलेगी आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है परागण भी मिलेगा। अतः परागणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र से स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण बोलते हैं। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। तो आप इस चीज को पढ़ेंगे तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना, कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है, युग्मनज बनता है। युग्मनज को क्या बोलते हैं? हम जायगोट भी बोलते हैं। तो आप हिंदी में जायगोट भी बोल सकते हो। और युग्मक मिलके क्या बनाते हैं? ये देखो, युग्मक और युग्मनज दोनों अंतर है। युग्मक मादा युग्मक नर युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज 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 को बोलते हैं जायगोट। जायगोट भी लिख सकते हो आप, युग्मनज याद नहीं रहता है तो जायगोट। बहुत गंदी राइटिंग लिखी हुई है ना। तो इसमें जो है वो इस प्रकार से जनन हो रहा होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। इसके बाद जो है परागकणों को उपयुक्त वर्तिका तक पहुंचाने के बाद नर युग्मक को अंडाशय में, ये देखो इन्होंने जो है वो इस चीज को समझाया हुआ है। स्त्री केसर में दिखाया हुआ है कि कैसे जो है वो अंडाशय तक पहुंच रहा है। तो परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचे और नली जैसी होती है वो यहाँ से नीचे आए, और नीचे आने के बाद कहाँ मिले? मादा युग्मक से मिले अंडाशय में, और यहाँ पर जो है वो जीव का जनन होगा। निषेचन के पश्चात युग्मज में अनेक विभाजन होते थे, तब बीजांड में भ्रूण का विकसित होता है। भ्रूण विकसित होता है। हम भी भ्रूण ही रहते हैं, मम्मी के पेट में जब रहते हैं हम भी भ्रूण ही कहलाते हैं, है ना। बीजांड से कठोर आवरण, पौधे में भी भ्रूण है। अब अंडाशय से बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है।
अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बांदर, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए बीज को, ये चीज आपने अमरूद में देखा हुआ है। क्या आपने कभी पुष्प के साथ किसी फल के साथ स्थायी, अच्छा अमरूद में तो देखा है, और किसी फल में देखा है जिसमें उसके सिरे पर फूल जैसा लगा हुआ हो? पता होगा आपको पक्के में। अनार। हाँ बहुत अच्छे, अनार। अमरूद और अनार, और कौन से हो सकते हैं? अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोमोग्रेनेट। 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 और अनार के साथ साथ और कौन से होते हैं? और कोई सा फ्रूट देखा है जिसमें आपने फूल बनता है वो देखा? भैया अनानास होगा। हम्म, हाँ होना चाहिए। अनानास में किस प्रकार का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस टाइम में अभी कमेंट नहीं कर सकता, देखना पड़ेगा। और कोई? अमरूद हो गया, अनार हो गया। भैया नाशपाती हो सकता है क्या? नाशपाती में फूल देखा है क्या आपने? फूल? सेब पर होता है लेकिन वो पकते पकते जो है हट जाता है। अमरूद पर भी हो, नाशपाती पर भी होता है, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो वो केवल दिख कुछ ही पाते हैं। अमरूद और अनार उसमें से उदाहरण है। नाशपाती में भी होता है, सेब में भी होता है वो फूल, लेकिन दिखते नहीं है, वो ढक जाते हैं, वो अंदर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, सूख के मुरझा जाते हैं, है ना। तो होते हैं समय। सोचिए बीजों को से बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोन्मेष में विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं, है ना। वही बीज जो है वो अंकुरण बना, अंकुरण का जो है निर्माण, अंकुरण होता है। आपने वो गलाए होंगे मोटे अनाज को, गलाते हैं तो अंकुर फूट जाते हैं ना उसमें से, बीज के कारण से ही जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ये था पुष्प में जनन, लैंगिक जनन। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ होगा। आज जो हम लोगों ने चीज देखी वो देखी डीएनए कॉपिंग में परेशानी क्या है, उस परेशानी लैंगिक जनन में जो है किस प्रकार से दूर किया गया, किस प्रकार से दूर किया गया? आंसर है अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। अर्धसूत्रीय विभाजन में जो है वो डीएनए की कॉपी, ऐसे कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो अर्धसूत्रीय विभाजन करती हैं और विशेष जननांगों में पाई जाती है, जनन अंगों में पाई जाती हैं। और बाकी विशेष अलग अलग वहां पर हमारे जैसे त्वचा की कोशिकाएं, वहां पर पूर्ण सूत्री विभाजन हो रहा होता है, जबकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। डीएनए की कॉपी की समस्या को उस प्रकार से जीव दूर करते हैं। और पौधों में जो है हमने किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है उसको हमने देखा, कैसे पार्ट होते हैं उसमें, स्त्री केसर, पुंकेसर, उसके कौन कौन से भाग हैं, कैसे पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, नीचे जाते हैं, परिपक्व होता है और वही फूल जो है वो फल में डिवाइड हो जाता है, फल बनाता है। और नए जनन के लिए नर युग्मज और मादा युग्मज की जरूरत होती है। नर युग्मज गति के लिए जिम्मेदार होता है, मादा युग्मक उसको भोजन के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए हम मम्मी के पेट में होते हैं, पापा के पेट पे नहीं। मादा मादा युग्मज जो है वो उसकी बॉडी उसी तरह से बनी हुई होती है जिससे युग्मज को जो है वो भोजन दिया जा सके। इसलिए हम जो है वो मम्मी के पेट में होते हैं, क्योंकि मम्मी के पेट में, मम्मी की बॉडी में उस प्रकार के भोजन उत्पन्न करने की क्षमता है जो कि जायगोट को दिया जा सके, भ्रूण को दिया जा सके। पिताजी में नहीं है, है ना। पिताजी का अलग काम है, नर युग्मज को गति प्रदान करना है, और जो माता जी का काम है वो फूड प्रदान करना है, और दोनों के ही कारण से नए भ्रूण का निर्माण होता है, यानी हम बन, है ना। चलो आई होप कुछ नया सीखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद अपन मिलेंगे अब दिवाली के बाद, क्योंकि कल दिवाली से एक दिन पहले कुछ आपके घरों में भी काम चल रहा होगा, और मेरे यहाँ भी थोड़ा बहुत तो रहेगा, और थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ भी है। तो मुझे मालूम है बहुत सारा काम होगा आप लोगों के लिए विशेष तौर पे, तो मैं क्लास नहीं लगा सकता हूँ। 2 दिन छुट्टी मनाओ। अगली क्लास आपकी लगेगी गोवर्धन पूजा पर, क्योंकि उस दिन ज्यादा काम नहीं होता, मुझे मालूम है उस दिन भी रहता है काम, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं मेरे ख्याल से क्लास। गोवर्धन वाले पूजा, गोवर्धन पूजा वाले दिन तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं भैया। भैया। नहीं नहीं भैया। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन 5 तारीख को आपकी क्लास रहेगी 6 बजे। 2 दिन की छुट्टी है आपकी ऑनलाइन क्लास की।
तो एंजॉय करो दिवाली, और सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू भैया। मिलते हैं Thank you, अपन भैया। 5 तारीख को। आई होप कुछ नया सीखा होगा आज। दिवाली पे एंजॉय करो, खूब पटाखे फोड़ो, खूब अपने घर में मीठा खाओ, अच्छी अच्छी डिशेस बनाओ खाओ, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। गुरुदेव भैया। भैया। भैया।